नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका, अपील दायर करने में हुई देरी पर टोटू। समय सीमा का पालन सभी के लिए अनिवार्य, 108 दिन की देरी पर याचिका खारिज। बस्ती चलो अभियान में नजर आई विधायक अमर अग्रवाल की सक्रियता। जनसंपर्क अभियान के साथ आम जन से किया सीधा संवाद, नागरिकों की समस्याओं के निदान का दिलाया भरोसा। कलेक्टर अग्रवाल ने विकास कार्यों का लिया जायजा, जनगणना प्रशिक्षण को लेकर दिए सख्त निर्देश, विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखने की चेतावनी। और कोनी ITI छात्रावास में भड़की आग, छात्राओं की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा, छात्राओं की जान से हो रहा खिलवाड़, तमाशबीन बना बैठा प्रबंधन और प्रशासन। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक और विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को अपील दायर करने में हुई देरी का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की एकल पीठ ने राज्य शासन द्वारा दायर उस आपराधिक अपील को निरस्त कर दिया जिसमें कोरबा के विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी संजय कुमार यादव को SC/ST एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं से दोष मुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्य की ओर से 108 दिनों के विलंब को फाइलिंग प्रक्रिया, विधि विभाग के अनुमोदन और महाधिवक्ता की राय लेने जैसे तर्कों से उचित ठहराने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत ने उन्हें खारिज करते हुए कहा कि राज्य को कानून के तहत कोई विशेष छूट प्राप्त नहीं है और सरकारी अधिकारियों की ढिलाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि लिमिटेशन एक्ट का पालन करना राज्य की भी जिम्मेदारी है, जिसके परिणाम स्वरूप देरी माफी के आवेदन के साथ ही मुख्य अपील भी स्वतः ही समाप्त हो गई। बिलासपुर में गर्मी की आहट के साथ ही बिजली की खपत और लोड बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए बिजली विभाग ने निर्बाध आपूर्ति के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग का अनुमान है कि इस साल बिजली के लोड में 5 से 6% की वृद्धि हो सकती है। विभाग ने बढ़ते लोड को मैनेज करने के लिए शहर और ग्रामीण इलाकों में नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने और सब स्टेशनों के विस्तार की योजना पर काम शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हर साल गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं की संख्या और बिजली की खपत में इजाफा होता है। लोग घरों में AC और पंपों का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में करीब 75 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 33 kV की लाइनों पर भी काम जारी है, जिनमें से कुछ चालू हो चुकी है और बाकी 15 मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। मुक्तिधाम में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और तोरवा में क्षमता विस्तार का कार्य पूरा कर लिया गया है। गर्मी की बात है तो हर साल गर्मी में थोड़ा लोड बढ़ता है और साल दर साल हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ता है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है, साइट में AC ज़्यादा बढ़ते हैं, कुछ पंप भी बढ़ते हैं, तो इसके कारण लोड में वृद्धि होती है हर साल, तो लगभग 5 से 6% तक की वृद्धि होती है। और इससे मीट आउट करने के लिए हम लोग STN प्रोग्राम के अंतर्गत नए सब स्टेशन, नए केंद्र, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित करते हैं। इसी तरह से अगर देखेंगे तो सिटी में करीबन हमारे द्वारा 75 के आसपास ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और 2 33 kV लाइन पर काम चल रहा है, जिसमें से एक चालू हो गई और एक उम्मीद कर रहे हैं कि 15 मार्च तक चालू हो जाएगी। इसी तारतम्य में हमने अभी जो एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया है वो मुक्तिधाम में, और एक 5 MVA से 8 MVA ऑगमेंटेशन किया है तोरवा में। कुछ और 1-2 ट्रांसफार्मर चिन्हांकित है जिसको कि हम मार्च के अंदर क्षमता वृद्धि के काम करेंगे। इसी तरह से ग्रामीण एरिया में देखेंगे तो हम लोगों ने करीबन ऑगमेंटेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत करीब 6-7 ट्रांसफार्मर हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, 1-2 एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं और कुछ और काम जारी है। नहीं, लोड सबके यहाँ नॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ आएंगी, पंप आएंगे, किसान के पंप खुदेंगे, आपके घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हो सकता है एक AC होगा, इस साल आप शायद एक नया और ख़रीद लें, तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। तो जो डेवलपमेंट के अंतर्गत लोड बढ़ता है वो 5 से 6% हर साल बढ़ता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभाग गंभीर है। क्षमता वृद्धि प्रक्रिया के तहत करीब 6 से 7 ट्रांसफार्मर पहले ही लगाए जा चुके हैं और कुछ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर मार्च के अंत तक स्थापित कर दिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि उद्योगों का विस्तार, किसानों के बढ़ते पंप और घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बढ़ता उपयोग बिजली लोड बढ़ने का मुख्य कारण है। विभाग का प्रयास है कि पीक सीजन शुरू होने से पहले सभी तकनीकी कार्यों को पूरा कर लिया जाए ताकि उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती से राहत मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख युवाओं को किस कदर जोखिम में डाल रही है, इसकी एक बानगी बिलासपुर में देखने को मिली। नेशनल हाईवे 49 पर रील बनाने के चक्कर में कुछ युवकों ने न केवल ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई बल्कि अपनी और दूसरों की जान भी खतरे में डाल दी। लेकिन इन रील बाजों की बलवानी उस वक्त ठंडी पड़ गई जब वायरल वीडियो पर पुलिस की पैनी नजर पड़ी। बिलासपुर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए 7 हुड़दंगियों को दबोच लिया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे रील का यह जुनून अब इन युवाओं को भारी पड़ रहा है। बिलासपुर का नेशनल हाईवे 49 यानी लाल खदान मस्तूरी मार्ग, जहां इन दिनों गाड़ियों की रफ्तार से ज्यादा युवाओं का स्टंट और रीलबाजी चर्चा में है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये युवक बेखौफ होकर बीच सड़क पर अपनी बाइक खड़ी कर वीडियो शूट कर रहे हैं। जिस समय यह ड्रामा चल रहा था, सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार जारी थी। इन युवकों को ना तो अपनी जान की परवाह थी और ना ही सड़क से गुजरने वाले आम नागरिकों की। बेखौफ अंदाज में की गई इस हरकत ने न केवल यातायात को बाधित किया बल्कि सोशल मीडिया पर कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश भी की गई। स्टंट बाजी नहीं, कुछ लड़के जो है रास्ता रोक के उसमें रील बनाए थे। जो वीडियो आया था उसमें जांच की गई और लड़के लोग को बुलाया गया था। उनका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको भी चेक किया गया, तो वीडियो पुराना होना पाया गया। घटना जो है 2024 की है, लेकिन उसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करना पाया गया है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की गई है। कुछ लोग हैं जिनके बारे में पतासाजी की जा रही है। 7 लोगों पे अभी फिलहाल कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही बाकी सभी पे कार्रवाई की जाएगी। वीडियो के वायरल होते ही बिलासपुर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है, जबकि वीडियो में दिख रहे अन्य फरार युवकों की तलाश में छापेमारी जारी है। शहर के एसपी पंकज कुमार पटेल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि सार्वजनिक रास्तों पर स्टंटबाजी और रील के नाम पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस का ये एक्शन उन रील बाजों के लिए कड़ा संदेश है जो स्क्रीन पर हीरो दिखने के चक्कर में कानून हाथ में लेते हैं। पुलिस ने 2 टूक कहा है, रील बनाइए लेकिन जिम्मेदारी के साथ, वरना आपकी अगली लोकेशन घर नहीं बल्कि थाना होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में चल रहे विकास कार्यों की कछुआ चाल और गुणवत्ता की शिकायतों को देखते हुए अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने खुद मैदानी मोर्चा संभालते हुए शहर के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम आयुक्त और प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने न केवल निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की बल्कि अधिकारियों को इंटर डिपार्टमेंट तालमेल बिठाकर काम में तेजी लाने की हिदायत भी दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कलेक्टर संजय अग्रवाल के इस निरीक्षण दौरे के दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और एसडीएम मनीष साहू समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने विशेष रूप से शहर के एजुकेशन हब का दौरा किया, जहां निर्माणाधीन 2 अकादमिक ब्लॉक और नालंदा परिसर के कार्यों की बारीकी से समीक्षा की गई। उन्होंने प्रोजेक्ट्स में देरी और जमीनी स्तर पर आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही बजट में प्रस्तावित नए कार्यों के लिए जल्द से जल्द डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए ताकि शहर की विकास योजनाओं को नया विस्तार मिल सके। ये शहर के जो निर्माण काम है उसको लेकर के आज हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर कोई इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो फील्ड में उन सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, और जो भी काम सेंक्शन हुए हैं, आगे जो भी काम बजट में आए हैं उसको हम लोग सेंक्शन काम को जल्दी से हम लोग पूरा करें, और जो बजट में जो भी काम आए हैं उसके लिए हम लोग जल्दी से डीपीआर बना करके भेजें। तो इसके लिए हम लोग जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अभी एजुकेशन हब जो है वो हमने देखा है, उसमें 2 एकेडमिक ब्लॉक बन रहे हैं और एक हमारा नालंदा
का परिसर है पूरा, उसको देखें। और अभी ये दूसरा स्पॉट है इसमें जो शहर में जो भी रोड्स वगैरह हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, कैसे हम लोग ट्रैफिक की प्रॉब्लम से निजात पाएं और लोगों को अधिक सहूलियत दें, उसके लिए आज हम लोग शहर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी कलेक्टर काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने सड़कों की जर्जर स्थिति और ट्रैफिक के बढ़ते दबाव का जायजा लेते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कई प्रोजेक्ट्स विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण अटके हुए हैं, जिस पर उन्होंने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पर जोर देते हुए तत्काल समाधान निकालने की बात कही। कलेक्टर के इस कड़े रुख से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकता केवल गुणवत्तापूर्ण निर्माण को तय समय से पूरा करने की होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का बस्ती चलो अभियान शहर में जनसंवाद और जनसेवा का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। इसी कड़ी में नगर विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने मंगलवार को बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क कर आम जनता से सीधा संवाद किया। अभियान के तहत उन्होंने पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, रेलवे और मध्य मंडल के कुल 9 वार्डों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से समाधान कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को उनका सीधा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर योजनाओं की जानकारी दें और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। अभियान की निरंतरता में अमर अग्रवाल बुधवार को भी विभिन्न वार्डों अरपा नगर, संत नामदेव नगर, शंकर नगर, रामदास नगर, रानी अहिल्याबाई नगर, किला वार्ड, कृष्णा नगर और आजाद नगर का दौरा कर जनसंवाद किया। रामदास नगर शक्ति केंद्र की बैठक के लिए उपस्थित हुए। पहले आमतौर पर जो हमारे शक्ति केंद्र थे वो वार्ड शक्ति केंद्र होता था, लेकिन क्योंकि वार्ड बड़े बड़े हो गए तो 4 बूथ में एक शक्ति केंद्र बने। तो आज उन 4 बूथ की बैठक, न चुनाव है, न कोई रैली है, न कोई अभियान है, केवल हमारी पार्टी अच्छे से जो चल रही है वो और अच्छे से कैसे चले उसके विचार विमर्श के लिए आज की बैठक है। पहले मैं थोड़ा सा संगठन की चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद जो आप लोगों को बोलना होगा एक एक करके वो अपनी बात पूरा करें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विशेष पहचान मिली। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया और शिक्षा, समानता तथा आत्मसम्मान का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी अंबेडकर जयंती पूरे श्रद्धा
श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। सिविल लाइन रोड स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने देश को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिलाया, जो आज लोकतंत्र की मजबूत नींव है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर लोगों ने उनके विचारों को आत्मसात करने और समाज में भाईचारा एवं समरसता बनाए रखने का संदेश दिया। अम्बेडकर युवा मंच के द्वारा सुबह से यहाँ पर खीर वितरण की जा रही है, समझ गए, फल वितरण किया जा रहा है और मिष्ठान्न वितरण किया जा रहा है अम्बेडकर युवा मंच के द्वारा। 1891 में बाबा साहेब का जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1956 को उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने यहाँ के जो व्यवस्था है उससे दुखी होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आज बाबा साहब की जयंती हम लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। मैं बिलासपुर से हूँ, रिटायर्ड डीएसपी कमान सिंह ध्रुव। आज हमें गर्व है, आज इसी की बदौलत हम आज डीएसपी बने और इन्हीं के बदौलत बाबा साहब ने केवल एक समाज विशेष के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, हर समाज के हर व्यक्तियों के लिए, हर नागरिक के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए इन्होंने विशेष योगदान दिया है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि एक दलित वर्ग से आते हैं और दलित लोगों के लिए किया है, जो गलत बात है। बाबा साहब ने आज जो किया है, आज विश्व में उनका नाम है। यहाँ तो कम है, आप विदेश जाके देखिए, आप फ्रांस जाइए, इंग्लैंड जाइए, जर्मनी जाइए, अमेरिका जाइए, वहाँ जाके देखिए कि बाबा साहब का जो जन्मदिन कैसे मनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में सर्वसेन समाज छत्तीसगढ़ और संभागीय श्रीवास समाज के संयुक्त तत्वाधान में श्री 1008 श्री संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 726वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर शहर में एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में सेन समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि संत सेन जी महाराज न केवल सेन समाज बल्कि संपूर्ण मानव समाज के आराध्य हैं, जिन्होंने भक्ति और मानवता का मार्ग प्रशस्त किया। भगवा ध्वजों और जयकारों के साथ निकली यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए धर्मशाला पहुंची, जहां इसे एक विशाल सभा में परिवर्तित कर दिया गया। भक्तिमय माहौल में डूबे इस आयोजन में समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक विरासत की झलक साफ देखने को मिली। इसी कड़ी में सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देते हुए आगामी 19 और 20 तारीख को संभागीय श्रीवास समाज द्वारा भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबल मिलेगा। सेन समाज इन्हीं पूरे मानव समाज के आराध्य, जिनके रूप में श्री हरि विष्णु को अवतार लेना पड़ा था, श्री 1008 श्री संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 726वीं जयंती है। प्रतिवर्ष अनुसार सर्वसेन समाज छत्तीसगढ़ और संभागीय श्रीवास समाज के द्वारा प्रदेश स्तरीय विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होता है। उसी तारतम्य में भी आज विशाल शोभा यात्रा का आयोजन है, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों सेन बंधु यहाँ आए हुए हैं और सेन समाज का शोभा यात्रा यहाँ से धर्मशाला पहुंचकर सभा के रूप में परिणित हो जाएगा। 19 और 20 तारीख को संभागीय श्रीवास समाज के द्वारा सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम आयोजन हुआ। सेन जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर श्रीवास समाज, पूरा छत्तीसगढ़ श्रीवास समाज के सभी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, श्रीवास समाज बिलासपुर समाज के नेतृत्व में महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, सैलून संघ, पूरा सभी पदाधिकारियों के द्वारा यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस बार हमारे सेन जी महाराज का जन्म उत्सव 726वीं जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो गांधी चौक से निकलकर श्रीवास समाज भवन मंगला चौक में सम्मिलित होता है। वहाँ मंचन कार्यक्रम है शाम को। अभी वहाँ लालजी श्रीवास जी के मनभौरक के द्वारा कार्यक्रम वहाँ सुचारू रूप से चालू है। बिलासपुर के तखतपुर इलाके से एक बेहद हृदय विदारक खबर सामने आ रही है, जहां एक जर्जर मकान मासूम बच्चे के लिए काल बन गया।
बरसों पुराने एक खंडहर नुमा मकान के अचानक ढह जाने से खेल रहा 10 साल का बच्चा उसकी चपेट में आ गया। मलबे में दबने की वजह से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने प्रशासन की मुस्तैदी और जर्जर इमारतों की अनदेखी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को बाहर तो निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। आइए देखते हैं पूरी खबर। तखतपुर क्षेत्र में हुआ यह हादसा इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि संबंधित मकान काफी समय से जर्जर अवस्था में था, जो अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। जिस वक्त यह हादसा हुआ, मासूम बच्चा वहीं पास में मौजूद था और देखते ही देखते भारी मलबे के नीचे दब गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को मलबे से बाहर निकाला। अस्पताल ले जाने की तैयारी हो ही रही थी, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि बच्चे ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तखतपुर थाना अंतर्गत ग्राम केतकी में एक सूचना मिली कि कल पुराने जर्जर मकान जो गिर गया उसमें एक 10 साल का बच्चा उसमें दब के उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग कायम किया गया है एवं मर्ग की जांच की जा रही है। आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक तौर पर मकान की जर्जर हालत ही हादसे की मुख्य वजह नजर आ रही है। यदि समय रहते ऐसे खतरनाक मकानों को चिन्हित कर उन्हें ढहा दिया जाता तो आज एक मासूम की जान न जाती। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जिसके तहत कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी संजय अग्रवाल ने सरकंडा स्थित स्वामी आत्मानंद राम दुलारे और लाल बहादुर शास्त्री स्कूलों में चल रहे प्रशिक्षण शिविरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी की उपस्थिति में मास्टर ट्रेनर से प्रशिक्षण मॉड्यूल पर विस्तृत चर्चा की और डिजिटल एप्लीकेशन के सटीक उपयोग के साथ साथ फील्ड वर्क से जुड़ी व्यवहारिक बारीकियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के आंकड़े ही भविष्य की सरकारी योजनाओं और नीतियों का आधार बनते हैं, इसलिए डेटा कलेक्शन में किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लेते हुए सख्त हिदायत दी कि जो भी कर्मी इस अनिवार्य प्रशिक्षण से अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सक्रियता और कड़े रुख से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले में जनगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्धता के साथ पूर्ण हो सके। इस साल जनगणना होना है और अभी मई में भवन जनगणना होगा और इसमें अभी ट्रेनिंग सभी चार्ज ऑफिसर वो अपने अपने चार्ज में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उनकी जनगणना कर रहे हैं। जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का काम है। इसमें जितनी बढ़िया जानकारी लोग देंगे, बढ़िया डाटा रहेगा, तो ये हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे ज़िले में जो नीति बनती है, योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को बनाने में बहुत इसकी अहम भूमिका होती है डेटास की। तो आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि सही जानकारी दें और चूँकि जनगणना एकदम टाइम लाइन में करना होता है, इसमें उस टाइम लाइन में ये जानकारी दें। और इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो घर घर जाके जो प्रगणक जाएंगे तो अपनी टैबलेट के माध्यम से सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और सेल्फ जानकारी भी देने का मोबाइल ऐप है। तो दोनों में से किसी भी माध्यम में सभी कोई अपने अपने जानकारी दें।
तखतपुर क्षेत्र के ग्राम जरौधा में एक युवक द्वारा शादी समारोह के दौरान धारदार हथियार से लोगों को डराने धमकाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रफुल्ल पांडे उर्फ छोटू जरौधा बस स्टेशन के पास स्थित दहहान में चल रहे शादी कार्यक्रम में पहुंच गया और अपने पास रखे चाकू को लहराते हुए वहां मौजूद मेहमानों और बारातियों के बीच दहशत फैलाने लगा। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध चाकू बरामद कर लिया गया है। इस गंभीर हरकत के बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के जूना बिलासपुर क्षेत्र में एक युवक के साथ शराब के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के अनुसार बनियापारा निवासी अनिल श्रीवास जब बिलासा चौक पर बैठे थे, तभी क्षेत्र के ही दीपक केवट नामक युवक ने उससे जबरन शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। जब पीड़ित ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने आपा खोते हुए उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए पहले हाथ मुक्कों से मारपीट की और फिर पास ही पड़ी कांच की एक शीशी से अनिल के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित को गंभीर चोट आई और मौके पर ही खून बहने लगा। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपी को पचरी घाट क्षेत्र से पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। और बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र स्थित ITI हॉस्टल से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल देने वाली एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है, जहां हॉस्टल परिसर में रखे एक गैस सिलेंडर में अचानक भीषण आग लग गई। ऐसा आपातकालीन स्थिति ने हॉस्टल की बदहाल व्यवस्थाओं को उजागर कर दिया है, क्योंकि आग बुझाने के लिए वहां कोई भी अग्निशमन यंत्र या पुख्ता इंतजाम मौजूद नहीं थे। स्थिति इतनी भयावह थी कि अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में छात्राएं खुद ही गीले कपड़ों और उपलब्ध संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आई, जो किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा था। यह पहली बार नहीं है जब हॉस्टल की अव्यवस्था चर्चा में आई हो। इससे पहले भी परिसर में जहरीले सांपों के घुसने का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसने छात्रों के बीच भारी दहशत पैदा कर दी है। बार बार होती इन लापरवाहियों और प्रशासन की अनदेखी के कारण अब हॉस्टल में रह रहे छात्रों की जान पर बनाई है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।